देते थे चिरस। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थानो देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं थानो देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, और आप सबको पता है जो देश के अंदर लंबे समय से एक हम सबको जिसकी प्रतीक्षा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसका भी पूरा संयोजन करने वाले और देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाले उस पूरी कमेटी की रिपोर्ट जो आपने बनाई है, ऐसे आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी उपस्थिति ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। और आप सभी महानुभावों के समक्ष और साहित्यिक रसों के इस संगम में उपस्थित होकर मैं भी बहुत ही अत्यंत मुझे हर्ष भी हो रहा है, खुशी हो रही है। और जैसे हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान होता है। और हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से जो रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को एक दिशा देने का काम किया है, समाज को प्रेरित करने का काम किया है। इस भूमि में हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या की और अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है, जिन्होंने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। हमारे प्रदेश में जब मैं देश के अंदर जाता हूं या दुनिया के अंदर भी कुछ देशों में मैं गया, तो मुझे लोग एक बात पूछते हैं कि कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जिनको हम जानते हैं। अभी आरुषि ने भी जो है वहां नैनीताल में एक अच्छा वहां शूटिंग का आयोजन किया था, तो मैं भी उसमें गया था। तो उसमें भी मुझे कई सारे जो कलाकार थे उन सब से साक्षात्कार का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं देश दुनिया में जाता हूं तो पूछते हैं कि ये कुछ स्थान ऐसे हैं आपके, जैसे देहरादून है, अब ये हमारा लेखक गांव थानों का भी हो गया, ये भी आज से जो है देश दुनिया के मानचित्र में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुनस्यारी, औली, इन नामों को चकराता हर कोई जानता है जो इस क्षेत्र में है। लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि और कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप आइए मेरे उत्तराखंड में और देखिए, आपकी नजर जिधर जाएगी, आप जिधर जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया डेस्टिनेशन होगा। क्योंकि ये हिमों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, और लगातार 12 महीने सबको जल और जीवन देने वाली हमारी यहां से पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां। तो भाइयों बहनों, जहां अदिति प्रातिक सौंदर्य ने हमारे यहां से अनगिनत लेखकों, कवि और विचारों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है, ऐसे प्रदेश में लेखक गांव का बनना, जिसका इनिशिएटिव आदरणीय निशंक जी ने लिया है, वो अपने आप में एक महान कार्य है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक शुरुआत की है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि एक लेखक के अंदर जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जो शांति, सौंदर्य और विचारों के स्वतंत्र प्रभाव से समृद्ध हो। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया कि उनके अंदर पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक दिन वो एक लिखते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको
कहीं न कहीं संकलित करते हैं और लेखकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहां उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शांति और सौंदर्य का भी अनुभव करा सकें। साथ ही जहां हमारे विचारों का मुक्त आदान प्रदान और रचनात्मकता को नए आयाम मिले और हम सभी को एक दूसरे से जानने का, सीखने का और स्वयं की जो खोज है जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे से आप सबके समक्ष यहां पर कहा गया, उस दिशा में प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हो। यह सब इस सुंदर लेखक गांव में देखने को मिलता है। आप सब आए होंगे तो आप सबको इसका अनुभव हुआ होगा। एक सकारात्मकता आपको यहां पर आकर निश्चित रूप से महसूस हुई होगी। जैसे आप पहुंचे होंगे और यह स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव। तो वहीं मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा अध्यादेश की अवधि को 3 सालों तक बढ़ाने पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों के निवासियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर मिठाई खिलाकर धन्यवाद किया है। बस्ती वासियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का विशेष तौर पर अभिनंदन किया। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद प्रकट करते हुए सभी बस्ती वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली के तोहफे के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको ये अमूल्य सौगात दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार तीसरी बार बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई है और उसकी अवधि बढ़ाई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भावुक होते हुए कहा कि कैसे गरीब व्यक्ति अपना घर बनाता है और अपना जीवन यापन करता है, उस दर्द को मैं भली भांति महसूस करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो मलिन बस्तियां हैं और देहरादून के 129 बस्तियां जो है, ये सभी बस्तीवासी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की सच्चाई भी सामने आ गई है क्योंकि बीजेपी सरकार द्वारा तीसरी बार अध्यादेश लाकर विनियमितीकरण की तरफ कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तियों को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अपने युवा मुख्यमंत्री बसंत सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के मुंह पर एक तमाचा है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा मरीन बस्ती की राजनीति करने की बात करती है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज मरीन बस्ती का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट में मिले। इससे पहले नगर के चुनाव में हमारा वोट मिला, विधायक के चुनाव में इन लोगों का अपार समर्थन उनको मिला और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन बस्ती वासियों के साथ में है। और इसके लिए मैं धामी जी का एक बार अभिनंदन करता हूं, पूरी कैबिनेट का वो करता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया और जिससे अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो शायद इनकी दिवाली जो फीकी रह जाती। और ये दिवाली का एक तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बस्ती वासियों को दिया है, इसके लिए उनका जितना भी आभार करा जाए उतना। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून आईएसबीटी स्थित एक होटल में प्रधानमंत्री आवास योजना पर मानक मंथन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने मानक मंथन के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण मंच है जो भारतीय मानकों की चर्चा और उनके प्रोत्साहन के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी फाइल प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल साइन की थी। पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रति आवास 1,30,000 की अनुदान राशि लाभार्थी को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की धनराशि दी जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज का कार्यक्रम एक ऐसे क्षेत्र पर केंद्रित है जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित करता है और प्रधानमंत्री आवास योजना और इस योजना के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित
भारतीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका, जो सभी के लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों को ग्रामीण अंचलों में भी आयोजित करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, ताकि हर भारतीय परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का स्थान मिल सके। एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। संस्था में लोकार्पण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद शामिल होंगे। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से राज्य के दुर्गम इलाकों में भी गंभीर किस्म के मरीजों को फौरन आला दर्जे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। लंबे अरसे से एम्स प्रशासन हेली एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रयास कर रहा था। तमाम अनापत्तियों के मिलने के बाद यह सेवा संस्थान में शुरू होने जा रही है। एम्स निजी एजेंसी के माध्यम से यह हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स संचालित करेगा, जिसमें हेलीकॉप्टर और पायलट का खर्च दिया जाएगा। हेली एम्बुलेंस से एक बार में एक मरीज को राज्य के किसी भी कोने से एम्स में लाया जा सकेगा। यह हेलीकॉप्टर 24 घंटे एम्स में रहेगा। जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे वो, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, ताकि उसमें जैसे ही कॉल आएगी कहीं से, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन से पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आना है। हरिद्वार में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, बीजेपी विधायक आदेश चौहान समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार में गणेश घाट के पास सभी लोगों ने मिलकर गंगा से प्लास्टिक, कपड़े और अन्य कूड़ा बाहर निकाले। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की सफाई करके उन्हें संतुष्टि मिली है। प्रत्येक नागरिक में गंगा स्वच्छता का भाव होना चाहिए और स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। संगठन के अन्य पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, हमारी महिला मोर्चा है, तमाम लोगों ने आज इस अभियान में भाग लिया है। और मुझे खुशी है कि सब लोग अब जाते हुए ये कह के जा रहे हैं कि आज हमको संतुष्टि है कि हमने कुछ किया है। तो मैं कहता हूँ ये संतुष्टि का भाव ये सबसे बड़ा भाव है। और मुझे भी संतुष्टि कि हम चाहे छोटा ही क्षेत्र किया है लेकिन साफ किया है। निश्चित रूप से जन जन हर घर की सहभागिता जरूरी है। घर वाले अपने घर में सफाई रखें, अपने चौके चूल्हे साफ रखें, अपने टॉयलेट साफ रखें। तो मैं समझता हूँ कि जो अभियान ये चल रहा है, जो हमारा मकसद है कि लोगों में इसकी जागरूकता फैले, वो अभियान हम मानेंगे सफल हुआ है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत भीमताल पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। कुमाऊं आयुक्त ने तत्काल राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल के परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित आउटलेट को सील करने के निर्देश दिए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि शिकायत मिली थी कि किसानों को मिलने वाला बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं है, साथ ही कई प्रकार की खामियां भी पाई गई हैं। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि किसान को फसलों का बीज गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए। उन्होंने मटर बीज के पैकेजिंग के बारे में भी जानकारी ली। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेमा फेसाई संदिग्ध लग रहा है, बारकोड की रीडिंग नहीं हो पा रही है, सप्लाई अगर 20-20 में करनी थी तो यहाँ 40 में क्यों आ रही है। और थर्ड बात जो है, जो इसमें सप्लायर, जो एक पर्टिकुलर सप्लायर जिससे काम तो भेषज संघ को मिला था, भेषज ने फिर इसको आगे पास ऑन किया किसी और डीलर को। वो डीलर का कहना है कि इनका सीड प्रोग्राम उड़ाई में चल रहा था और यूपी से जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वहां की है, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है। तो उनसे भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं कि इनका प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा था, किन्होंने उगाया, ताकि किसी भी दशा में जो किसानों को जो मिलना चाहिए बीज वो सही हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उनके बहुत कड़े निर्देश हैं कि किसी प्रकार की क्वालिटी, गुणवत्ता चाहे कहीं पे भी हो,
उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इसको फिलहाल अभी मैं सील करने के निर्देश यहाँ पे दे रहा हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, और जब तक इसकी पूरी डिटेल जांच ना हो जाए और एक क्लैरिटी हो जाए कि ये एब्सोल्युटली सही बीज है, जो मांगा गया था वही बीज है, उसमें किसी प्रकार की कोई रेगुलरिटी नहीं है, तब तक इसको बंद रखा जाए। ऋषिकेश की कृषि उत्पादन मंडी समिति में थोक व्यापारी पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर शहर की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। मंडी समिति में थोक व्यापारियों ने अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का कई सालों से पुलिस सत्यापन नहीं कराया। इसके अलावा मंडी परिसर में सब्जी फल की लोडिंग अनलोडिंग करने वाले पल्लेदारों का भी सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि थोक व्यापारियों के यहाँ कार्यरत कर्मचारी और पल्लेदार सभी दूसरे राज्यों से आकर मंडी परिसर में काम कर रहे हैं, जिनके आधार कार्ड और पहचान पत्र भी उत्तराखंड के नहीं है। पुलिस सत्यापन और चेकिंग नहीं होने की वजह से कर्मचारी और पल्लेदार अपनी पहचान छिपाकर मजे से मंडी परिसर में काम कर रहे हैं, जो शहर की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है। मंडी परिसर के आसपास फल सब्जी बेचने वालों के भी सत्यापन नहीं हुए हैं। मंडी परिसर के थोक व्यापारी पुलिस की चेतावनी के बावजूद अपने कर्मचारियों का सत्यापन करने के लिए सजग नहीं है। व्यापारियों की लापरवाही शहर की सुरक्षा और पुलिस पर भारी पड़ सकती है। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जल्द ही मंडी परिसर में चेकिंग कर कर्मचारी और पल्लेदारों का सत्यापन किया जाएगा। बिना सत्यापन के कर्मचारी रखने वाले व्यापारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वहीं मुनीकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने होटल के 2 कर्मचारियों को चरस सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 830 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने दोनों होटल कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान नवीन बिष्ट और प्रवीण दास के रूप में हुई है, जो उत्तरकाशी और मुनीकीरेती के रहने वाले हैं। आरोपी तपोवन के एक होटल में नौकरी करते हैं, जो चमोली और उत्तरकाशी से सस्ते दामों में चरस मंगाते हैं और होटल में आने वाले गेस्ट को महंगे दामों पर चरस बेचने का काम करते हैं। आरोपियों को पकड़ने में मुख्य रूप से तपोवन चौकी प्रभारी दीपक रावत और एसओजी के एसआई राजेंद्र रावत ने अहम भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस द्वारा भी इसमें योगदान दिया जा रहा है और जो भी ड्रग्स के तस्कर हैं इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में हमारी जो एएनटीएफ की टीम है और मुनीकीरेती थाना की टीम है, इनको एक बड़ी सफलता 2 बड़े कार्रवाइयां इनके द्वारा की गई हैं। पहले प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से 830 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये दोनों तपोवन एरिया में होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से लेकर आते हैं और जो तपोवन में रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा इनको पकड़ा गया है और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी में बिगड़ती शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत अब 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। पुलिस का दावा है कि शहर में शांति व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है। शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। उत्तरकाशी के एसपी अमित श्रीवास्तव ने लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। किसी के बहकावे में आकर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट भी वायरल नहीं करने की हिदायत दी गई। एसपी का कहना है कि पुलिस शहर की शांति व्यवस्था को बरकरार रखने का प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया की टीम भी हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि उत्तरकाशी में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। बीते रोज जन आक्रोश रैली में पुलिस और पब्लिक के बीच गहमागहमी भी हुई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी सहित 28 लोगों के घायल होने की जानकारी है। में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जाकर के दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से उत्तरकाशी में धार्मिक भावनाएं आहत की गई थी, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अब स्थिति बता रहे काबू में है। फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, धार्मिक उत्तरकाशी में जो धार्मिक स्थल को लेकर से कल बवाल हुआ था वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि इस समय पर वहां पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन पुलिस ने स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम किया हुआ है। इस समय पर उत्तरकाशी का जो शहर है वहां पर जो है बिल्कुल जो है 5 से अधिक लोगों को एकत्रित करने पर जो है रोक लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई अब बवाल ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो और आम जन को जो है दिक्कत ना हो। क्योंकि देखने में ये आया था कि जब कल वहां पर बवाल हुआ तो जो गंगोत्री राजमार्ग है वो 2 घंटे करीब बंद रहा और ऐसे में जो चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए इस शहर में अब धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब 5 और 5 से ज्यादा अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एसपी जो है उत्तरकाशी के, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो शांति व्यवस्था को बनाए रखें। किसी भी मसले का हल बवाल दंगा फसाद नहीं होता है, इसमें जो है बैठ करके वार्ता की जा सकती है। दरअसल उत्तरकाशी में एक धार्मिक स्थल है समुदाय विशेष का, उसको हटाने की मांग को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ जो है वो पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहा है और उसने चेतावनी दी थी कि अगर 24 तारीख को अगर ये धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया तो वो जो है वहां पर घेराव करेंगे। तो कल ये विवाद इस बात से हुआ कि कुछ भीड़ में कुछ असामाजिक लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर एक पानी की बोतल फेंकी थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी और लाठीचार्ज भी हुई। तो ऐसे में जो है दोनों पक्षों के बीच में तनातनी हो गई, जिसके अंदर 8 पुलिस कर्मियों को मिलाकर के पब्लिक के लोगों को मिलाकर 28 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 1-2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें देहरादून रेफर किया गया। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है पुलिस की, पुलिस गश्त कर रही है। आसपास के क्षेत्रों से भी पुलिस ने फोर्स मंगाई है और वो लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील कर रही है। फिलहाल जिस प्रकार से पुलिस ने सारी स्थिति को नियंत्रित किया है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिलहाल अब स्थिति सामान्य रहेगी। संदीप, दीपक, ऐसे मामलों में देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर भी कई तरह की कंटेंट जो है डाले जाते हैं, सामग्रियां डाली जाती है, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ एक्शन कर रही है? क्योंकि जब फिजिकली लोग नहीं झुकते हैं तो कोशिश की जाती है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों को ज्यादा भड़काया जाए। बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। इस बारे में मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने अपनी पूरी एक्टिविटी बना रखी है। पुलिस की जो सोशल मीडिया की टीम है वो नजर बनाए हुए है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक पोस्ट वायरल ना हो और अगर कोई वायरल करता है तो तत्काल उसके खिलाफ जो है पुलिस ने एक्शन लेने का जो है मूड बनाया हुआ है। सोशल मीडिया की टीम जहां इस एक्टिविटी को देख रही है, बल्कि उत्तरकाशी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अगर इस माहौल को बिगाड़ने के लिए कोई भी ऐसा पोस्ट वायरल होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी का साफ कहना है कि शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए पुलिस जो कर सकती है वो प्रयास कर रही है और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे शांत वादियां हैं और चारधाम यात्रा इस समय पर अंतिम समय पर चल रही है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है और यात्रा में जो यात्रा के लिए श्रद्धालु आएंगे अगर यहाँ से माहौल बिगड़ेगा तो उसका मैसेज केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अपने राज्यों में गलत तरीके से लेकर के जाएंगे। इसलिए बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदू संगठनों से भी शांति बनाने की अपील की है और कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको टेबल पर बैठ के बात करी जाए या उसको जो है लीगली तरीके से जो है उसमें एक्शन ले। इस प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग करके लोगों को परेशान ना करा जाए। फिलहाल एसपी की अपील का कुछ असर अभी देखने को मिल रहा है। फिलहाल माहौल शांत है और उम्मीद यही करी जा रही है कि अब व्यवस्था कायम बनी रहेगी, शांति व्यवस्था। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।